गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए 23 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट व थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो दोस्तों आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। और दोस्तों आपको इसके साथ जो है सभी प्रश्नों के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लिए दोस्तों उनसे जो है आने वाले शिफ्टों में प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोगों को जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो आइए साथियों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। ठीक है, सभी प्रश्न आपने जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, पहला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका सही जवाब था। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे 10 की वृद्धि के बारे में। इसकी जो वृद्धि दोस्तों 10 की वो 17.72% जो है इसकी वृद्धि हो रही 10 की में। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। देखिए, बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व है। उसी से बात करेंगे पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल जो है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दिल्ली की बात करेंगे, इसको जो घनत्व 2011 में वो आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर साथ है। ठीक है, 11,320 जो इसका घनत्व हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों बात करें दूसरे स्थान में देखिए आपको जो है चंडीगढ़ आता है जो 9,528 के साथ है। तीसरे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश जिसका घनत्व 2011 में 17 ही था। फिर दोस्तों आपका आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसका जो है घनत्व कुल आपका 46 ही है। ठीक है, फिर देखिए आप इसमें है 2001 में जनसंख्या घनत्व तो आपको जो था प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तो आपका जो है 324 था। यानी आपसे क्या है 2001 कभी जनगणना के बारे में पूछ सकता है कि इसका जो घनत्व है कितना था, तो कितना था आपका 324 था। दोस्तों आपके लिए जो है सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। फिर आपका है दशई और तिहार किस देश का त्यौहार है? दशई और तिहार जो है किस देश का त्यौहार है? तो आपको जो है नेपाल का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दशई और तिहार जो है दोस्तों नेपाल का त्यौहार है। फिर दोस्तों ये बात करते हैं इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों अगर बात करें हम दशई त्यौहार के बारे में, यह नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे अहम त्यौहार है। यह त्यौहार सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्यौहार में परिवार एक साथ आते हैं और सड़कें रंग बिरंगी सजावट से सजी होती है। यानी कहने का मतलब है दशई त्यौहार दोस्तों जो आपका है क्या है बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में ही है। ठीक है, उसके बात करते हैं तिहार के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें तिहार के बारे में तो यह त्यौहार नवंबर व दिसंबर में मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की जीत पर, ठीक है, को दर्शाता है। इस त्यौहार में दोस्त और परिवार के साथ सदस्य एक दूसरे को उपहार देते हैं। दोस्तों यानी हमारे लगभग जो है हमारे दीपावली की तरह ही ये त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको जो है उपहार वगैरह दिए जाते हैं, हमारे दीपावली ही मनाया जाता है। देखिए, नेपाल में मनाए जाने वाले कुछ और प्रमुख त्यौहार ये हैं। नेवारी त्यौहार दोस्तों यह भी आपका जो आपका नेपाल का ही है, नेवारी त्यौहार। फिर आइए बात करें दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। दोस्तों उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अगर इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग भी है जो है मोटिवेट होते रहें। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब किया तो आप लोग जो है बेल आइकन घंटे पर ऑल पर क्लिक कर लें। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग आपको मोटिवेट करते रहें, हम लोग मोटिवेट होते रहें। आपको जो है सभी क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हैं चाहे किसी भी एग्जाम का जो है एनालिसिस चलता हो। दोस्तों आपको जो है शुरू से अंत आप साथ जो है बने रहते हैं पेपर सिखाने के लिए, क्योंकि आपको पता है पेपर से जो है आपको एक तरीका फॉर्मेट मिल जाता है। लाइक सब्सक्राइब आप लोग जो है शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। दोस्तों आप लोग के मन में अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है इस वीडियो देखने के बाद तो आप लोग जो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। फिर देखिए आपसे जो है अगला प्रश्न पूछा था, बॉम्बे जय श्री को 2023 में
किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो है प्रसिद्ध, बात करते कौन थी, ये प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी आपकी बॉम्बे जयश्री। इनको जो है मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? कला निधि पुरस्कार सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनको जो है 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था आपके बॉम्बे जयश्री को। ठीक है दोस्तों, आज फिर बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं फिर अगला। देखिए आपका जो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपने पूछा था भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अब से क्या है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो है अनुच्छेद पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब होने वाला था वो आपका आर्टिकल 217 यानी अनुच्छेद जो 217 होने वाला था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और आपको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। देखिए उच्च न्यायालय जो आपको क्या है 226 के तहत जारी करता है रिट, और आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट को जारी करता है। फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों क्या है अगला। तो अगला आपका है जास्कर और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जास्कर और नुब्रा नदी, तो देखिए ये क्या है सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी। सिंधु नदी को कई और सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे कि गिलगित, हुंजा, सिगार, गास्टिंग और द्रास। ठीक है, द्रास। तो फिर आइए क्या हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला सही प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों। फिर आपका जो है अगला है हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति रितु बहारी। ठीक है, बहारी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। तो हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस का नाम जो है लीला सेठ है, जो दोस्तों क्या है महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिलाओं नहीं है, हाँ। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो आपका लीला सेठ हो जाएगा। फिर देखिए इन्हें मदर ऑफ लॉ भी कहा जाता है। लीला सेठ 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी बनी थी। ठीक है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो है लीला सेठ जो है 1978 में दिल्ली के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश भी बन चुकी हैं। फिर आइए बात करते हैं हम इसमें और पॉइंट्स के ऊपर। देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है, यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना, यानी भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। यह उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत बना था। देखिए यहाँ उसमें कितने आपको पॉइंट्स मिल गए, बहुत ढेर सारे पॉइंट्स मिले हैं। फिर बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है सावित्री ए लीजेंड एंड अ सिंबल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्री अरबिंदो, यानी श्री अरबिंदो घोष द्वारा इसको पुस्तक को लिखा गया है, सावित्री ए लीजेंड एंड अ सिंबल। ठीक है, फिर क्या ये बात करते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका जो है सबसे अधिक T20 महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? तो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जिसने रिकॉर्ड 6 बार टूर्नामेंट को जीता है। 2010 में जीता, 2012, 2014, 2018, 2022 और 2023 सबसे सफल टीम आपकी जो है दोस्तों यही बनी है। और देखिए न्यूजीलैंड मौजूदा चैंपियन है, जिसने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। दोस्तों हम लोग आपको जो है कल ही लगभग इसके बारे में बताया था, किसने जो है मौजूदा भी आपकी जो चैंपियंस है महिला की T20 की 2024 में, वो आपकी जो है न्यूजीलैंड से बनी है। दोस्तों आपसे क्या है भारत के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, उसमें जो पुरुषों में लगभग जो आपकी ऑस्ट्रेलिया ही है शायद। ठीक है, कर लीजिएगा।
दोस्तों भारत जो है अगर पुरुषों की बात करें तो भारत जो है 2 बार जीता है। एक बार जीता है 2007 में और एक जीता है आपको 2024 में, ठीक है। और जो है T20 की शुरुआत भी जो दोस्तों 2007 में ही हुई थी पुरुषों की, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी जो याद रखिए। 2024 जो भी है हाल ही में इसका जो है आरंभ या जो है अंत हुआ है पुरुष वाले T20 का, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिए। भारत ही 2024 का जो विजेता है उसने भी जो है दक्षिण अफ्रीका को ही हराकर जीता है। फिर दोस्तों ये बात करते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर फिर देखते हैं अगला। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपसे जो अगला प्रश्न पूछा हुआ था, ए ओलियांग त्यौहार कोन्याक नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है या किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों आपका क्या है, नागा शब्द इसमें एक आया है, यानी नागालैंड जो इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब भी इसका जो है यही। देखिए तो आप अगर आप लोग क्या है पॉइंट्स को देखेंगे, नागा है तो नागालैंड में ही मनाया जा सकता है, इसकी उम्मीद जो है लगभग ज़्यादा हो जाती है। नागालैंड भी जो है इसका सही जवाब है। फिर दोस्तों इसमें अगर बात करेंगे अगले पॉइंट्स के बारे में, तो नागालैंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार तुलूनी उत्सव, सोमी जनजाति का यह त्यौहार जुलाई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। क्या तुलूनी उत्सव जो है सुमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है या जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको हो गया। दोस्तों ये बात करते हैं कुछ और त्योहारों के बारे में हम डीपली से। तो मोआत्सु उत्सव, यह त्यौहार हर साल मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान कई तरह के अनुष्ठान भी किए जाते हैं, ठीक है। आप लोग को बता दें हार्नबिल उत्सव जो आपको बहुत बार पूछा गया है और भी जो है हाल ही में पूछा गया MTS के एग्जाम में जो है लगभग 1 से 2 बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। हार्नबिल उत्सव की बात करते हैं। यह त्यौहार हर साल 1 से 10 सितंबर के बीच कोहिमा में आयोजित होता है, यानी जो कि नागालैंड राजधानी दोस्तों कोहिमा में है, और इसको आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार में सांस्कृतिक प्रदर्शनों और लोकप्रिय संगीत महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। हार्नबिल की दोस्तों ये बात हो गई। फिर आइए बात करते हैं इसमें हम अगले और। तो आपका है बूसु दीमा, यह त्यौहार जनवरी की फसल के पूरा होने पर दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके द्वारा दिमासा, ठीक है। बूसु दीमा जो है दिमासा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, नागालैंड का ये त्यौहार है। फिर आपका है सेक्रेनी महोत्सव, ठीक है। सेक्रेनी महोत्सव यह अनगामी जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए, जो MTS हो, CGL फ्रेश 2 हो या CCL फ्रेश 2 हो, आपके लिए सही प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनकी तैयारी भी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। फिर आपका है प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में आते हैं। प्राकृतिक भूकंप, तो ये आपको जो है स्थल मंडल, भूकंप स्थल मंडल में आते हैं जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, और इसमें क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल है। क्रस्ट और मेंटल का जो है सबसे ऊपरी हिस्सा भी इसमें शामिल होता है। फिर साथियों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है गुणसूत्रों को धुंधला करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्रों को धुंधला करने के लिए, देखिए दोस्तों आपका ये सही जवाब रहा। दोस्तों गुणसूत्रों को जो है धुंधला करने के लिए एसीटोकार्माइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गियम्सा स्टेनिंग या जी ब्रांडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक साइट्रोजेनेटिक प्रक्रिया है। इसमें गुणसूत्रों को धुंधला करने के लिए कैरियोटाइप तैयार किया जाता है। क्या कैरियोटाइप जो है तैयार किया जाता है गुणसूत्रों को धुंधला करने के लिए। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों क्या है, हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो अगला आपको जो प्रश्न पूछा था, ट्रैक एंड फील्ड में वाटर जंप किस इवेंट के तहत होता है। तो स्टीपल चेंज इवेंट, ठीक है। स्टीपल
चेंज इवेंट के तहत जो इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर स्टीपल चेंज इवेंट जो इसका सही जवाब है। फिर दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न पूछा था, अगर कोई अपराधी व्यक्ति अपना केस जल्दी से जल्दी करवाना चाहता है तो वह किस मौलिक अधिकार का प्रयोग करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइब्रेटी, यानी अनुच्छेद 21 के तहत इसको किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, यह अनुच्छेद जीवन, व्यक्तिगत और आज़ादी की सुरक्षा का अधिकार देता है। इसके मुताबिक देखिए, इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों हम अनुच्छेद अगर 22 के बारे में बात करें, देखिए अनुच्छेद जो 22 है, गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और सुरक्षा कराने का भी अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको आपको बताना चाहिए कि आपके लिए उसने उसको जो मतलब किस लिए गिरफ्तार किया है, और जो आपको दोस्तों है अपने मनपसंद के वकील से भी सलाह और सुरक्षा का प्रावधान भी कर सकता है। आपको जो है आर्टिकल 22 में बताया गया है। फिर दोस्तों आपका एक आया था, मच्छर के बारे में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? देखिए कह रहे मच्छर मलेरिया काटने से होता है। मच्छर के काटने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको जो है दिया था, इसमें हम आपको बता दिए कि मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ठीक है, यानी बताना इसमें कौन सी कंपनी है। देखिए बात करते हैं हिंदी के बारे में, तो निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी है? स्टील है, भील है और टाटा है। तो इसका सही जवाब जो है स्टील आपका हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या आपका स्टील हो जाएगा। फिर देखिए कह रहे हैं टाटा स्टील एज ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी वाइल, यानी जबकि सेल एंड व्हील आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यानी कहने का मतलब आपका यही है कि टाटा स्टील एक ठीक है निजी क्षेत्र की कंपनी है, जबकि सेल और व्हील सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा था, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में की थी। पार्टी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। जो पार्टी की स्थापना है वो कलकत्ता में हुई थी। आज पूछ सकता है कि स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी। हाँ, जो संपूर्ण जानकारी दे दिया है। फिर है आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो आपका धीमसा, देखिए धीमसा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं, धीमसा अराकू घाटी के आदिवासियों का लोक नृत्य है। यह नृत्य है, यह नृत्य विशाखापत्तनम का आधिकारिक नृत्य है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश की पोरजा जनजाति करती है। ठीक है दोस्तों, कौन करती है? पोरजा जनजाति करती है इस नृत्य को। कौन सा? धीमसा। फिर देखते दोस्तों हम अगला। तो अगला प्रश्न आपको जो है सन 1858 में परमाणु मॉडल का प्रथम मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो जो आपका जे थॉमसन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जे थॉमसन। आइए बात करते हैं इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बाद। देखिए कह रहे हैं सर जे थॉमसन ने परमाणु का प्रथम मॉडल प्रतिपादित किया, जिसे प्लम पुंडिगा मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तथा ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीजों के समान इसमें फंसे होते हैं। ठीक है, जो ऋणात्मक का होते हैं वो क्या आप लोग तरबूज देखा हो, उसमें जो काला का दाना होता है ना, उसी प्रकार जो इसमें फंसे होते हैं। उन्होंने ये बात को जो है बताया था। तो इसी कारण जो है इनका वो जो है आपका ये मॉडल जो है नहीं सक्सेस हो पाया।
फिर आपका है आई गोट कर्मयोगी संबंधित से एक प्रश्न था। तो भाई बात करते हैं हम आई गोट कर्मयोगी के बारे में। देखिए आई गोट बोल लीजिए या IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सेवकों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक पहल है। किसकी है? भारत सरकार द्वारा एक पहल है UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक, उनको जो है योग्यता को बढ़ाने के लिए। अंग्रेजों द्वारा किस किस अधिनियम के, ये देखिए क्या है, अंग्रेजों द्वारा किस किस अधिनियम के द्वारा ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल में होने वाली हड़ताल पर रोक लगाई गई थी? तो आपका एक ये है ड्राफ्ट हार्टले अधिनियम, ठीक है, देखते हैं ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्ट हार्टले अधिनियम के तहत हड़ताल पर रोक लगाई गई थी। इस अधिनियम के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए थे। आधिकारिक क्षेत्र की हड़ताल हुई थी इस नियम के तहत, और आपका जो एक है जंगली हड़ताल, दो हड़ताल जो इसके तहत दोस्तों की गई थी, एक आधिकारिक एक आपकी जंगली। फिर आप दोस्तों जो अगला प्रश्न आया था, किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी? तो मिनहाज अल सिराज, देखिए दोस्तों, ठीक है, ये आपके जो है मिनहाज अल सिराज ने लिखा था कि जो रजिया सुल्तान थी अपने भाई तुल्ला में अधिक शिक्षित और योग्य थी। दोस्तों अगर बात करें हम रजिया सुल्तान के बारे में, तो जो है क्या दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका में थी महिला में, ठीक है। और आप लोग बताने इसको कमेंट बॉक्स में इसका जो कार्यकाल था वो कितना था, ठीक है, कमेंट करिए आप लोग किसका जो कार्यकाल है किसका, रजिया सुल्तान का। अभी बात करते हैं फिर हम अगले प्रश्न पर। तो जो आपका अगला है राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, नेशनल एक्सलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ये जो आपका है साहित्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता। राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। यह पुरस्कार आमतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। आपका विज्ञान हो सकता है, प्रौद्योगिकी है, इंजीनियर है, चिकित्सा और अन्य तकनीकी क्षेत्र में जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। साहित्य में जो है इसको नहीं दिया जाता। ऑप्शन में आपको जो है साहित्य जरूर दिया होगा। फिर जो आपको पूछा हुआ था, देखिए दोस्तों पूछा था कि बजट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो इसमें आप जो क्या है जनता की राय नहीं ली जाती, यह कोई कथन दोस्तों गलत है। इसमें जो है जनता की राय नहीं ली जाती, यह कोई कथन गलत है। और आपको है यही कथन जब आपको जो है ऑप्शन में एक न एक दिया होगा, यही वाला, ठीक है। तो फिर आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। और देखते हैं इससे पहले पॉइंट आपको जो है पॉइंट क्या करा है, बजट प्रक्रिया में अक्सर हितधारकों जैसे विशेषज्ञों, व्यापारियों, ट्रेड ग्रुप्स, लेबर यूनियनों और नागरिक समाज संगठन की सलाह ली जाती है, लेकिन जो क्या है ना वो आम जनता की जो है सलाह इसमें नहीं ली जाती है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको जो प्रश्न पूछा था कि तक्षशिला की खुदाई का कार्य मुख्य रूप से किसने किया था? तक्षशिला, तो सर जॉन मार्शल ने जो है तक्षशिला की खुदाई का मुख्य रूप से कार्य जो है इसने ही किया था, सर जॉन मार्शल। देखिए दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा सिकंदर के बारे में आया था। सिकंदर ने पंजाब पर कब आक्रमण किया और उसकी मृत्यु जो है कब हुई थी? देखिए सिकंदर को जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के दौरान उसने राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा, जिसे हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा स्पेस की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई जो है हाइड्रा स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, वर्तमान में जो इराक में है, वहीं इसकी मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु के कारण मलेरिया या किसी रहस्यमय बीमारी को माना जाता है। ये जो इसकी बीमारी है, मौत है, कोई सटीक डाटा नहीं मिल पाया है, ठीक है। 18 प्रश्न पूछा था कि देखिए ये आपका था मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए
ऑनलाइन सिखाने का ये मंच आपको दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, बता दें हमारे जो एसएससी फाउंडेशन की क्लास है वो कल आपके लिए आई थी एक वीडियो, शायद हो सकता है आपकी वीडियो जो है अभी फ़िलहाल कुछ दिन 2 दिन बाद है, यानी एक दिन आपकी छोड़ के जो वीडियो क्लास चलने वाली है हमारी से कल चली, तो आज नहीं है परसों आपको क्लास चलेगी, वो भी शाम को 5:30 बजे। तो आप लोग नहीं 6:30 बजे है, हाँ 5:30 बजे ये क्लास चलने वाली है दोस्तों। आप लोग इस क्लास में ज़रूर जुड़ें क्योंकि क्लास आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ही। कल को जो है शास्त्री नृत्य पढ़ाया गया था पार्ट 1 को, आज जो शास्त्री नृत्य के पार्ट 2 को कंप्लीट कराया जाएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं इसमें हम और अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए आपको जो प्रश्न पूछा था, वंस ए डांसर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? वंस ए डांसर एंड ऑटोबायोग्राफी, तो एलेग्रा कैंट। ठीक है, देखिए एलेग्रा कैंट की ये आत्मकथा है वंस ए डांसर एंड ऑटोबायोग्राफी। फिर आपके दोस्तों प्रश्न अब आया था, शायद आपका आया था कि भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी की बात की गई है। देखिए डीपीएसपी की जो अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिए थे, यानी आयरलैंड से स्पेन लिया। ठीक है, यानी स्पेन से दोस्तों स्पेन से आयरलैंड लिया और आपको आयरलैंड जो है दोस्तों भारत ने लिया। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में जो आपको डीपीएसपी से जुड़ा है, आपको डीपीएसपी है भाग 4 में है, और जो आपका आर्टिकल की बात करेगा 36 से 51 के बीच में है। दोस्तों ये क्या है, हमें इतने ही प्रश्न आज के फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड शिफ्ट में मिल पाए हैं। तो आइए दोस्तों